हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर नंबर 6 है और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट लेक्चर काफी कुछ पढ़ा था, काफी सारी बातें हुई थी और काफी कुछ हमने डिसाइड किया था कि हमें कैसे पढ़ना है और मैंने आपको एक वर्कशीट भेजी थी, उसका सॉल्यूशन भेजा था। अगर आवाज आ रही है मेरी तो बता दो, एक बार ओके लिखो। स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक बार ओके लिख दो। गुड इवनिंग सबको। ठीक है बेटा, हाँ एक बार ओके लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि सबको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करने वाले बेटा हम लोग, है ना। ठीक है, आपको मेरी साउंड आ रही है और मुझे भी मेरी आवाज आ रही है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। थोड़ा सा एक चीज मेरे को डिस्कस करनी थी, जैसे मैं क्लास के स्टार्टिंग में 2 मिनट 1 मिनट आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए बेटा, जून चल रहा है और हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर में, बेसिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो आज जो आपको वर्कशीट मिली थी उसमें मैंने 8 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए थे। जैसे कुछ टॉपिक कंप्लीट होंगे तो बाकी वर्कशीट के बाकी के पार्ट 2 में आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि अभी कराऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएंगे। ये चीज समझ में आ रही है तो उसके सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। दूसरी बात ये बेटा आपको कि आज एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें क्वेश्चन क्रॉस के बेस पर होंगे और उसमें कैसे क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट लिखी होगी, आप उन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा खुद से शूट करके और प्रॉपर्ली आपको वो चीज बता देंगे। तीसरी बात बेटा, बहुत सारे बच्चे जो जिनका 11 शायद वीक था या हो सकता है कई बार हमारे साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, उन्हें कई बार हो रहा होगा कि यार थोड़ा कम समझ आ रही है जेनेटिक्स। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है किसी भी चैप्टर के साथ या किसी भी टीचर के साथ, ये होना स्वाभाविक होता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर किसी का हर सबको समझ आए, ऐसा मतलब बहुत रेयर ही होता है। मतलब आप समझिए, तो हम आपकी क्या मदद करेंगे, हम आपको क्या दे सकते हैं इसमें, एक आपको चैप्टर का एक रोड मैप बना देते हैं। देखो आपको क्या ये चीजें आ गई ताकि आप खुद को सेटिस्फाई कर सको कि चैप्टर आया कि नहीं। अगर मैं जो चीजें नोट डाउन करूं आपको वो चीजें आ रही है, मैं बताऊंगा कौन सी है, तो इसका मतलब आपको चैप्टर समझ आ रहा है। आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्वेश्चंस बना के। कुछ बच्चों को क्या होता है, चैप्टर समझ आ गया लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो कहां से आएगा, क्वेश्चंस बना के। तो वो चीजें भी आज हम देखने वाले हैं। तो मेरी बात अगर समझ आइए, ठीक है ओके लिखो, हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नहीं बन रहे, आज वाली जो वर्कशीट का सॉल्यूशन दिया था उसको करके देखो। क्लियर, ठीक है। तो सिर्फ बहुत गंदा समूह बना के भेज रहा भाई सबको, ऐसी क्या बात होगी है, ये कोई बात है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं देख लो एक बार। ये बैकलॉग वाले बच्चे कहां से आते हैं बेटा, है ना। बैकलॉग मतलब लेट ज्वाइन हुई ना, तो कहीं ना कहीं कवर तो करो यार, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, क्लियर। हाँ अब देखो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हैंड रिटन नोट्स मैंने दे दी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। देखो क्या आपको चैप्टर में मेंडेलियन वर्क समझ आ गया सबको। मेंडेलियन वर्क मतलब मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, पहला पॉइंट ये समझ आना चाहिए। फिर उसके एक्सपेरिमेंट के स्टेप समझ आने चाहिए और आपको वो 7 कैरेक्टर में रिपीट कर रहा हूं। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं चैप्टर का रोड में बता रहा हूं। अगर आपको इतना आ गया अभी तक तो हमें आ चुका है, बस कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके आएगा। सबसे पहले क्या आपको मेंडेलियन का मेंडल का किया हुआ काम समझ में आया कि उन्होंने क्या काम किया। दूसरा, आपने उसके उनके एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने वो लिए थे, क्या चीज फैक्टर्स लिए थे, वो समझ आ गए। तीसरा, क्या आपको मेंडल के 2 लॉ समझ में आए जो मैंने समझाए। चौथा, आपको क्रॉस समझ में आया। पांचवा, आपको उस क्रॉस के रिजल्ट को एनालाइज करना आया। क्या आपको ये सारी चीजें आ गई। इनमें से कोई एक चीज अगर कम है तो आपके टूथपेस्ट में हो सकता है नमक ना हो, नहीं होगा, नमक तो होगा, नमक नहीं होता यार, कैल्शियम का कुछ होना चाहिए, बेस होना चाहिए ना, वो छोड़ो ध्यान से। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं क्या आप ये सारी चीजें बेटा एनालाइज कर सकते हैं अगर आपको इतना आता है। तो जिन बच्चों की क्रॉस के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो एक बार क्रॉस वाले टॉपिक को दोबारा देखो और आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उनको एक बार ध्यान से 2 बार देखना, फिर तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है सुन लो ध्यान से। नेक्स्ट आपको कुछ टर्म्स आ गई हैं क्या, क्या आपको मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील और जीन, क्या इन टर्म्स के मतलब आप फील कर सकते हो। अगर यहां डाउट है तो इस वाले पार्ट को क्लियर करो। तो मैं चैप्टर का रोड मैप दे रहा हूं, अपनी परेशानी पहचानो कहां है, अपने आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस वाला कुछ बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ नहीं आया तो बेटा फैक्टर वाली बात को फिर से देखो। क्लियर, हाँ तो इसको एक बार देखो फिर से कि क्रॉस वाला पार्ट जो है एक बार फिर से देखो, मैं रिवाइज भी करूंगा एक बार उसको। ठीक है, क्लियर, हाँ क्रॉस में थोड़ा सा है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टर्म्स है, एलील, जीन और मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ये वाली हो सकती है। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस का मतलब और डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म, जिसमें हमने इनकंप्लीट और कोडॉमिनेंस पढ़ा है। क्या इनमें से आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को पिन पॉइंट करो कि सर ये हमारा है दिक्कत, उसे दोबारा देखो। फिर नहीं आता एक बार और देख लो, 3 बार तो कम से कम कोशिश करो। जब आप कोशिश कर लोगे फिर दोबारा मैसेज में मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में फिर पूछूंगा, मैं उसको दोबारा पढ़ा दूंगा। जो भी आपको लगेगा मैं एक्स्ट्रा क्लास में दोबारा पढ़ा दूंगा। कोई भी बच्चा बिना समझे नहीं जाएगा, ये मेरा मतलब अपना आपसे प्रॉमिस है कि बिना समझे मत जाओ। ठीक है, हाँ क्लियर है, ओके लिखो। चले आगे, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म लास्ट का। जिस बच्चे की बीच में क्लास छूटी हुई है उस क्लास को देखने के बाद ये कंडीशंस हैं। कोई क्लास छूटी होगी उसके बाद ये सब लिखोगे, फिर नहीं भाई क्लास नहीं छूटी होनी चाहिए कोई। ठीक है, क्लियर। एक बार वर्बली सारा बोल दूं, देखें आपको कितना समझ आता है। देखो ध्यान से सुनो बेटा, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। हमें जो काम है 1856 से 63 में मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। 65 में 1865 में पब्लिश किया और 1900 में मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई। किसने किया, कार्ल कॉरेंस, पेशमार्क, डीवेस ने। ये मेंडल के स्टार्टिंग के पॉइंट थे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वो एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट में 2n = 14, मतलब टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं। पी प्लांट ले जो उन्होंने सिलेक्ट किया, उसमें उन्होंने जो क्रॉस किया उसमें क्या किया, मैथ्स और मतलब मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज किया। लार्ज सैंपल साइज था, बार-बार क्रॉस करके अपने टेस्ट के रिजल्ट को उन्होंने कंफर्म किया। और मेंडल ने क्या किया बेटा, एक जनरल रूल दिया, रेदर अनसब्सटेंटेड डाटा। उसके बाद मेंडल ने क्या किया बेटा, क्रॉस कराया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट के लिए 14 वैरायटी ली जो प्योर लाइन थी। उसमें मेरे पास डोमिनेंट और रिसेसिव होता है। पहला कैरेक्टर प्लांट हाइट लिया, टॉल, डोमिनेंट, डॉर्फ, रिसेसिव। फिर फ्लावर के 2 कैरेक्टर लिए, कलर और मेरे पास क्या पोजीशन। कलर में मेरे पास हमने वॉयलेट और व्हाइट लिखा हुआ है और हमने फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल लिखा है। एक्सियल डोमिनेंट है। फिर पॉड लिया, फिर सीड लिया। पॉड में जो हमारे पास पॉड की शेप ऊपर है, कलर नीचे है। शेप हमारे पास स्मूथ, इन्फ्लेटेड और दूसरा बोल सकते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। कलर मेरे पास ग्रीन वाला डोमिनेंट है, येलो वाला रिसेसिव है। ऐसे मेरे पास पॉड के बाद उन्होंने क्या ले लिया था बेटा, मेरे पास एफपीएस सीड ले लिया था, राउंड रिंकल्ड, और मेरे पास क्या आएगा, येलो और ग्रीन। ये 7 कैरेक्टर लिए थे उन्होंने। प्योर लाइन के बीच में क्रॉस कराया। प्योर क्या होता है बेटा, होमोजाइगस। F1 जो आता है वो दोनों में से किसी एक से मैच करता है। तो क्या ऑब्जर्वेशन थी, सुनना ध्यान से। F1 जनरेशन रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, F2 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट, कोई एक ज्यादा होगा, ये ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद मेंडल ने क्या इन्फ्रेंस निकाला, इन्फ्रेंस था समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। कुछ ऐसा है जो बिना बदले पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है थ्रू गैमेट्स। मेंडल ने उसका नाम क्या रखा, फैक्टर रखा। अब हमने बेटा ये क्रॉस मेंडल के पढ़ लिए। फिर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लिया, 2 प्योर को क्रॉस कराया। F1 में 1 फिनोटाइप 1 जीनोटाइप, F2 में 2 फिनोटाइप आते हैं, टॉल और मान लो डॉर्फ आ गया, उनकी रेशियो 3/4 और 1/4। और हमने क्या किया, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आती है, जीनोटाइप आते हैं 3, रेशियो क्या आती है 1:2:1। ऐसे मैंने डायहाइब्रिड का बताया। 2 मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करके आप डायहाइब्रिड क्रॉस बना सकते हो। तो डायहाइब्रिड के भी F1 में 1 फिनोटाइप 1 जीनोटाइप आता है। F2 की रेशियो आती है 9:3:3:1। ठीक है,
कैसे निकालते हैं? दो मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करके। ऐसे फिर हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, डाइहाइब्रिड की आ जाती है। जीनोटिपिक रेशियो 1 2 2 4 9 को तोड़ दो, 3 को तोड़ दो 1 2 में, 3 को तोड़ दो 1 2 में 1, ऐसे करके आपकी इसकी जीनोटिपिक रेशियो आ जाती है। फिर हमने क्या किया बेटा, ध्यान सुनेंगे। फिर हमने क्या किया, सुन लो बस 2 मिनट सुन लो, याद हो सकता है अगर आपने रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। फिर हमने कहा कि ठीक है मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस का हमने बात कर ली। फिर हमने कहा कि मेंडल के लॉ कौन से हैं। सबसे पहले तो दो लॉ हैं जिन्हें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। उसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस में कहा गया था कि फैक्टर पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। अगर फैक्टर पेयर में होते हैं और डिसिमिलर पेयर है, मतलब एक फॉलो एक डॉर्फ है, तो उसमें हमारे पास एक फैक्टर ऐसा होगा, समझना इस बात को, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर एक फैक्टर खुद को दिखा पाएगा, दूसरा फैक्टर खुद को दिखा नहीं पाएगा। जो फैक्टर खुद को दिखा पाएगा वो डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। तो सबसे पहले हमने कहा फैक्टर पेयर में होते हैं। अगर डिसिमिलर पेयर है फैक्टर का तो एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, ठीक है, क्लियर। और हमारे पास एफ, आप सुन ले ध्यान से, लॉ ऑफ डोमिनेंस को कंफर्म करने के लिए F1 और F2 दोनों के रिजल्ट चाहिए। F2 का रिजल्ट 3:1 क्यों आता है? बिकॉज़ ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि डोमिनेंस होने की वजह से कैपिटल T स्मॉल t टॉल दिखाता है। उसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि फैक्टर की मिक्सिंग नहीं होती, वो एज सच हमारे पास मिल जाते हैं किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में। सेग्रीगेट होने का मतलब कैपिटल T स्मॉल t का अलग होना। तो गैमेट बनाते वक्त हमारे पास फैक्टर्स अलग होते हैं, उन्हें हम सेग्रीगेशन कहते हैं। फैक्टर्स अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखते हैं और फैक्टर्स की मिक्सिंग नहीं होती। सेग्रीगेशन वाले में आपने ये पॉइंट याद रखना है। फिर हमने कहा था टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस एक और क्रॉस है जिसमें आप क्या करते हैं, अननोन फिनोटाइप को पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? अननोन फिनोटाइप को पता लगाने के लिए रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। अगर सारे टॉल आते हैं तो वो कैपिटल T था अननोन वाला। अगर 50% टॉल और 50% डॉर्फ आते हैं तो मेरे पास क्या रेशियो आ गई, 1:1 की। इसका मतलब वो हेटेरोजाइगस था जिससे क्रॉस कराया। अब मेरे पास डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस भी होता है। अगर सिर्फ 1 आता है तो इसका मतलब दोनों लोकाई पर क्या था, होमोजाइगस था। एक लोकाई पर होमो, दूसरे पे हेटेरो, तो 1:1 आएगा। ये दो बार आ सकता है 1:1। और 1:4/1 कब आएगा? जब दोनों लोकाई पर जिससे टेस्ट क्रॉस करा रहे हो दोनों लोकाई पर हेटेरोजाइगस हो। ये हमारे पास टेस्ट क्रॉस है। बैक क्रॉस का मतलब होता है, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। अगर दोनों पेरेंट में से किसी से भी क्रॉस करा दो तो उसे बैक क्रॉस बोलते हैं। उसके बाद आपको मैंने जीन और एलील पढ़ाया था। मैंने ये बोला था बेटा जीन क्या होता है, जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने उसे फैक्टर बोला था। जीन किसी ट्रेट को कंट्रोल करती है प्रोटीन बना के, तो हमने बोला एलील क्या होती है, उसकी स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म को हमने एलील बोला था। तो हमने कहा फर्स्ट टाइम एलील कैसे बनी थी, जब हमने किसी जीन में हल्की सी क्या करी थी, मॉडिफिकेशन, तो पहली एलील बनी थी। एलील क्या होती है बेटा, स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म होती है, कंट्रास्टिंग होती है। जीन और एलील मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक एलील जीन भी है, ठीक है, लेकिन रिलेशन शो करने के लिए मैंने एलील वर्ड यूज किया। तो कैपिटल T स्मॉल t आर 2 एलील ऑफ वन जीन लोकाई, कैपिटल T एंड कैपिटल R आर 2 एलील ऑफ डिफरेंट जीन लोकाई। ये हमने पढ़ा। फिर हमने कहा कि हमेशा मुझे मेंडल के रिजल्ट तो दिखते नहीं है, हर जगह रेशियो 3:1 आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जिन्हें आप डेविएशन कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इनकंप्लीट डोमिनेंस में F2 में 3:1 की रेशियो नहीं आती। जो F1 जनरेशन है वो दोनों में से किसी से पूरी तरीके से मैच नहीं करता, उसे इनकंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। उसकी F1 में पिंक फ्लावर आया, F2 में 1:2:1 आई फिनोटिपिक रेशियो, और वही मेरे पास जीनोटिपिक रेशियो आई। ये मेंडलिज्म का क्या है, डेविएशन, क्योंकि मेंडल ने कहा था फैक्टर पेयर में होते हैं और लॉ ऑफ डोमिनेंस शो होता है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस शो नहीं हुआ यहाँ पर। ऐसे को डोमिनेंस में क्या होता है, दोनों के कैरेक्टर दिखते हैं, मतलब F1 जनरेशन दोनों के कैरेक्टर दिखाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जांपल देखो, इनकंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल मिराबिलिस जला का 4 o'clock प्लांट, एंटीरिनम मेजर्स। कुछ बुक्स में हम भी कभी एंडुलेशन फॉल लिखवाते थे, वो नहीं करना, यदि मना कर रहा हूं तो मानना इस बात को। दूसरा मेरे पास आ जाते हैं बेटा को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में हमारे पास क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, को डोमिनेंस का मीनिंग होता है दोनों के कैरेक्टर दिखते हैं पूरे पूरे, क्लियर। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने कल पढ़ा था AB ब्लड ग्रुप, जिसमें A और B जीन दोनों क्या बना पाते हैं, शुगर पॉलीमर। ये हमने लास्ट पढ़ा था, इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं ब्लड ग्रुप को हल्का सा और रिवाइज करूंगा ताकि चीजें क्लियर हो जाए। यहां तक समझ आ रही बात, इतना आपको अब तक आना चाहिए था। जिसको आता है ओके लिखो, नहीं आता उस पार्ट को फिर से देखो, थोड़ा सा और उसको कोशिश करो, फिर बताना, दोबारा से रिवाइज करूंगा पढ़ाकर। अभी तो वर्बली बताया, बोलो बेटा, ठीक है ठीक है बेटा। ब्लड ग्रुप वाला एक बार फिर से बोलता हूं, ठीक है ना, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस छूट गया था बीच में, बता देंगे आपको, ठीक है बेटा। चलें एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा इतनी चीजें आनी चाहिए, आप अपना समेटो चैप्टर को, इतना किया इसको समेटो, बड़े चैप्टर को बीच बीच में समेटना पड़ता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें अब, एक सेकंड दो मुझे। हाँ बेटा ठीक है, चलिए हम लोग एक बार आगे चलते हैं फटाफट से, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे चलते हैं एक बार, को डोमिनेंस और इनकंप्लीट डोमिनेंस की हम बात कर रहे थे। देखो हमने कहा था कि डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म क्या है, मेंडल के अकॉर्डिंग मेरे पास डोमिनेंस होता है। डोमिनेंस जो है वो मेंडल के अकॉर्डिंग है, और इसकी रेशियो 3:1 आती है किसकी, फिनोटिपिक। ये मेंडल के अकॉर्डिंग है। मैंने कुछ चीजें जो लिखी हैं, इनकंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रॉपी, ये मेंडल के खिलाफ है, इन्हें डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म कहते हैं। ये मेंडल के खिलाफ है, इनकंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील और प्लियोट्रॉपी, ये मेंडल के खिलाफ है, इसे डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म कहते हैं, क्लियर, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म कहते हैं। तो मेरे पास इनकंप्लीट डोमिनेंस आ गया, मेरे पास को डोमिनेंस, ये दो मैंने समझाया था। एक बार इनकंप्लीट डोमिनेंस फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है सर के बोलने के बाद हमें कुछ नहीं आता, ऐसे मत बोलो यार, ये तो दिल दुखा दोगे सर का। तुम्हें क्यों नहीं आता, एक बार यार इतना धीरे पढ़ा रहे, प्रॉपर समझा के, अगर नहीं आता फिर से देख लो ना एक बार, पूरी मदद की जाएगी। देखो बेटा, हम आप एक चीज समझो, आप में से बहुत सारे ये सोचते हैं कि हमने एक बार देखा नहीं आया, क्या हम वीक है। आप स्लो हो सकते हो, वीक कोई नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि कोई बिल्कुल दिमाग में कुछ नहीं आएगा। आप कोशिश करो, अच्छा एक बार टाइम लगता है, आप स्लो हो, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप कोशिश करने लगोगे तो स्पीड भी बढ़ती है और चीजें जुड़ने लगती है। ऐसे हमने बहुत सारे बच्चे देखे थे बेटा, जो मतलब धीरे धीरे कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने बेटा एक साल में बहुत ही मतलब ऐसा बच्चा था जो कम समझता था लेकिन लगा रहता था, वो आज मतलब एमबीबीएस के 3rd या 4th ईयर में है, उस बच्चे का भी सिलेक्शन होता है। तो ये गलत बात है कि आप अपने आप को कम समझो। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं औरों से हो सकता है स्लो हो सकता हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, क्योंकि आप क्लास 12th की मतलब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, आप समझो ध्यान से, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर, हाँ क्लियर, ये चीज समझो ध्यान से बेटा, आप ये बात समझनी पड़ेगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है। आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है आप स्लो हो, पर आप क्या डेडिकेटेड हो, ये खास बात है। मतलब मैं ये हमेशा से बोल रहा हूं आपको कि मोटिवेशन वो नहीं है जो आप दूसरों से लोगे, मोटिवेशन वो है जो आप दूसरों की बनोगे। ये मतलब आप अपने अंदर ले आओगे जिस दिन, उस दिन बेटा आप सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए अपने आपको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड करो। तो चलो एक बार इनकंप्लीट डोमिनेंस को लेते हैं फटाफट से, ठीक है, और उसी को आगे चलेंगे बेटा लेके, क्लियर,
ठीक है, बिल्कुल। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, नन ऑफ द टू एलील ऑफ वन जीन लोकाई इज कंप्लीटली डोमिनेंट, F1 जनरेशन डू नॉट रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट एंड इंटरमीडिएट ऑफ बोथ पेरेंट। हमने यही पढ़ा बेटा आपको कि इनकंप्लीट डोमिनेंस में जो F1 आता है वो दोनों में से किसी से मैच नहीं करता। समझ रहे ध्यान से, वो दोनों में से किसी से मैच नहीं करता, समझो इस बात को, दोनों में से किसी से मैच नहीं करता, वो दोनों का इंटरमीडिएट होता है। इसके एग्जांपल को आपको क्या याद करना है इनकंप्लीट डोमिनेंस में? क्या आप डेफिनेशन समझ पा रहे हैं कि F1 जनरेशन दोनों में से किसी से मैच नहीं करता? क्या आप एग्जांपल याद कर सकते हैं? स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम मेजर जो है और मिराबलिस जलापा, दो एग्जांपल है, स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम मेजर सेम है। दूसरा आप क्या जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो F2 की ध्यान रख सकते हैं, बस इतना काफी होगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। हमने बेटा ये चीज पढ़ी थी, रेड और यहां पे पिंक आया, ठीक है। फैक्टर की मिक्सिंग नहीं हुई, मिक्सिंग ना होने का एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो ये रेड का फैक्टर था और ये व्हाइट का फैक्टर था, ये दोनों साथ आ गए, साथ आगे पर ऐसा नहीं कह सकते कि मिक्स हो गए और वापसी अलग हो गए, ये चीज है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब आज अगर कोडोमिनेंस को क्या बताया आपको, कोडोमिनेंस हमने ये समझाया था लास्ट क्लास में कि दोनों एलील पूरी तरीके से दिखेंगे, पूरी तरीके से डोमिनेंट वाली स्टेटमेंट गलत थी। हमने कहा था दोनों एलील खुद को पूर्ण रूप से पूरी तरीके से दिखा पाएंगे, इसे कोडोमिनेंस कहेंगे। कोडोमिनेंस को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था ब्लड ग्रुप। ह्यूमन में क्या होता है बेटा, बहुत सारे टाइप के ब्लड ग्रुप टाइपिंग होती है। ब्लड ग्रुप टाइपिंग का मतलब एक होता है RH पॉजिटिव और एक होता है RH नेगेटिव, ये भी ब्लड ग्रुप की एक टाइपिंग है। ऐसे एक ब्लड ग्रुप की टाइपिंग होती है जिसे ABO बोलते हैं। ABO ब्लड ग्रुप टाइपिंग में 4 तरह के फिनोटाइप होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ABO ब्लड ग्रुप टाइपिंग में 4 तरह के फिनोटाइप मिलते हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि आपका ब्लड ग्रुप A है या B है, तो इसका मतलब मैं आपका फिनोटाइप पूछ रहा हूं, मैं अंदर जीन की बात नहीं कर रहा। लेकिन उस 4 तरह के फिनोटाइप को लाने के लिए पॉपुलेशन में 6 जीनोटाइप मिलते हैं। तो वो 6 जीनोटाइप कौन से हैं ये हमने देखे। हमने ये 4 क्या लिखे बेटा, 4 हमने ये फिनोटाइप लिखे और हमने उसके 6 ये जीनोटाइप लिखे थे। अच्छा, मैंने आपको ये चीज समझाई थी, फिर से बोलूंगा इस बात को, अगर आपको इसमें डाउट रह गया तो एक बार फिर से देख लो कि कैसे हमने इस बात को समझा था। ठीक है, क्लियर? हाँ, ठीक है। एक चीज देख लो बस, हमने आपको बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक जीन आई है, जीन आई है। उस जीन आई की हमारे पास 3 फॉर्म है, एक स्मॉल आई एलील है, एक मेरे पास IA है और एक मेरे पास IB है। ये 3 एलील है। अब इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉपुलेशन में मिलते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है। तो हमने यही पढ़ा था कि आरबीसी के सरफेस पर ये एक टाइप का शुगर पॉलीमर बनाता है। आरबीसी के सरफेस पर ये एक टाइप का क्या बनाता है, शुगर पॉलीमर बनाता है। समझ लो ध्यान से, ये IB है, ये मेरे पास IA है। तो मान लो IA इस तरीके का शुगर पॉलीमर बना रहा है और ये कोई आरबीसी के सरफेस पर शुगर पॉलीमर नहीं बनाता, नो शुगर पॉलीमर। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को डिटेल में कभी पढ़ने को मिलेगा तो मैं आपको बताता हूं कि एक चैप्टर है बायोटेक, वहां पर एंटीजन को लिखा हुआ है प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। नॉर्मली क्या होता है, ये शुगर पॉलीमर प्रोटीन से अटैच होता है सरफेस पर, तो इसका मतलब ये एंटीजन की तरह काम कर रहा है। एंटीजन, और ये कैसा एंटीजन हो गया, शुगर और प्रोटीन मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं। ग्लाइको का वर्ड शुगर के लिए आता है, प्रोटीन पहले से होता है जिसपे लगता है। तो मैं सिंपल आपको ये समझा रहा हूं, एनसीईआरटी ने प्रोटीन का जिक्र नहीं किया। एनसीईआरटी ने ये बोला है कि मेरे पास एक जीन आई होती है, उसकी 3 फॉर्म नेचर में मिलती है, स्मॉल आई, IA, IB। IA एक खास तरह का शुगर पॉलीमर बनाती है, IB एक अलग टाइप का शुगर पॉलीमर बनाती है और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉपुलेशन में मिलते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन का मतलब एक कॉम्बिनेशन ये है, आप समझो, जिसकी वजह से मेरे पास A ब्लड ग्रुप आएगा, इसका मतलब उसके सरफेस पर ऐसा शुगर पॉलीमर। फिर मेरे पास IB के साथ स्मॉल आई और IB के साथ IB, इससे B ब्लड ग्रुप आएगा, ये फिनोटाइप है बेटा, B ब्लड ग्रुप और A ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है, उससे ऐसा शुगर पॉलीमर आएगा। दूसरा ऐसा हो सकता है कि IA और IB एक साथ हो, तो मेरे पास हो सकता है एक ही आरबीसी पे दोनों तरह के शुगर पॉलीमर आ जाएं, ऐसे वाला भी आ जाए और ऐसे वाला भी आ जाए। ये चीज समझो ध्यान से, ये वाला दोनों तरह का आ जाए, तो IA के साथ IB आ सकता है। तीसरा मेरे पास स्मॉल आई, इसको मैं O बोलूंगा और इसको AB ब्लड ग्रुप बोलूंगा, तो O ब्लड ग्रुप में मेरे पास कोई शुगर पॉलीमर नहीं है। तो अगर आप देखो ध्यान से, किसी भी जनसंख्या पॉपुलेशन में ये 3 एलील एक ही लोकाई की है, मतलब एक ही कैरेक्टर की है, ब्लड ग्रुप के लिए है। ये 3 एलील जनसंख्या में बात कर रहा हूं, एक ह्यूमन में तो इनमें से कोई 2 होगी। अपने दिमाग खोलो इस बात पर, ये वाली बात अपने मेरे कहने से अपने दिमाग में 2 बार रिपीट करो कि किसी ह्यूमन में इनमें से 2 ही होगी। उन 2 का अलग अलग कॉम्बिनेशन ब्लड ग्रुप देता है। A का मतलब A एंटीजन एक शुगर पॉलीमर की वजह से, B का मतलब B एंटीजन। तो कोडोमिनेंस का क्या उदाहरण है, जब A और B दोनों एक्सप्रेस कर जाए, मतलब A ने भी अपना शुगर पॉलीमर बनाया, B ने भी बनाया। तो कोडोमिनेंस का जो एग्जांपल है बेटा, कोडोमिनेंस का जो एग्जांपल हमारे पास है, उदाहरण है, वो क्या है, आप अपने दिमाग में बिठाओ। कोडोमिनेंस का जो एग्जांपल हमारे पास है, समझना इस बात को, वो ये वाला ब्लड ग्रुप है। कोडोमिनेंस का एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा, ये है IA और IB, ये जीनोटाइप है। हमें फिनोटाइप से बात करनी है, AB ब्लड ग्रुप, जिसके सरफेस पर दोनों प्रकार के शुगर पॉलीमर होंगे। समझ रहे हो, दोनों तरह के शुगर की पॉलीमर मतलब चेन, आप ये समझो, तो ये दोनों तरह के होंगे मेरे पास। ये AB ब्लड ग्रुप है, ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। दिस इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोडोमिनेंस, कि दोनों पूर्ण रूप से एक्सप्रेस कर रहे हैं कंप्लीटली, बोथ एलील एक्सप्रेस कंप्लीटली। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। समझो इस बात को, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, A और B दोनों पूरी तरह से खुद को दिखा पा रहा है, दैट इज AB ब्लड ग्रुप। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, क्या कोई और भी एग्जांपल है, मैं बता देता हूं आपको। एक और एग्जांपल आपने याद करना है। अदर एग्जांपल में आप समझना ध्यान से, हमारे पास नॉर्मल आरबीसी के लिए हम इस तरीके से जीन लिखते हैं, HbA लिखते हैं ऐसे, मतलब हेमोग्लोबिन उसमें नॉर्मल है। अगर हेमोग्लोबिन नॉर्मल है तो मेरे पास आरबीसी की शेप नॉर्मल है, इसके लिए ऐसे एलील लिखते हैं, आरबीसी नॉर्मल। अगर मैं HbS लिख रहा हूं, इसका मतलब सिक्कल शेप आरबीसी बन सकता है। तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल ये कैसे हुआ, एक डिजीज होती है जिसका नाम सिक्कल सेल अनीमिया होता है। सिक्कल सेल अनीमिया एक ऐसी डिजीज होती है, सुन लो पहले ध्यान से क्या होता है। हमारे पास बेटा देखो, एलील को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल T स्मॉल t से, एलील को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं HbA और HbS से। HbA का अर्थ है मेरे पास कैसा आरबीसी, मेरे पास HbA का मतलब है एक ऐसा आरबीसी जो नॉर्मल शेप का है। इस वाले का मतलब है एक ऐसा आरबीसी जिसकी शेप सिक्कल शेप है। तो हम क्या देख पाते हैं, समझना ध्यान से, हम इस चीज को बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे आप कैपिटल T स्मॉल t लिखते हो ना, ऐसे ही आप इस चीज को लिखते हो ऐसे, HbA एक एलील ये है, एक एलील ये है। इसकी वजह से जो आरबीसी बनता है वो नॉर्मल शेप का बनता है। हमारे अंदर यही कंडीशन है, ये नॉर्मल शेप का आरबीसी है बेटा, नॉर्मल शेप का आरबीसी है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा HbA और HbS, यहां पर आपको भी मैं बताऊंगा इसके लिए। अच्छा, यहां पर अगर दोनों एलील रिसेसिव, आप देख रहे हो दोनों बोथ एलील डिफेक्टिव वाली है, अगर ये डिफेक्टिव है तो इसको मैंने कैसे लिखा, इसका आरबीसी ऐसा हो जाएगा जिसे सिक्कल शेप कहते हैं, डेथ हो सकती है इससे ना, सिक्कल शेप आरबीसी। अब देखो जरा, ये वाला आरबीसी ऐसी शेप का होता है, ये कैसी शेप हो गई, नॉर्मल शेप हो गई। और
अगर ये पर्सन किसी वजह से ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन में, लेस ऑक्सीजन टेंशन में, ये क्या होता है टेंशन मतलब बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो, दबाव कम हो, पहाड़ पे गए वहां पर, तो इसका आरबीसी यही पर्सन का ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये कोडोमिनेंस का उदाहरण क्यों हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल शेप का आरबीसी बनाता है, लेकिन ये दूसरी शेप का भी बना सकता है किसी खास कंडीशन में। हमने कहा दोनों एक्सप्रेस कर गए, ये भी, ये नॉर्मल वाली भी दिखवा दिया और वैसे वाला भी दिखवा दिया। तो सिकल सेल अनीमिया इज एन एग्जांपल, सिकल सेल अनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। इसके अलावा कोडोमिनेंस का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, एबी ब्लड ग्रुप, यहां पर एचबीए एचबीएस। इतनी चीज समझ आई? हर्षदीप तुम बढ़ जाओ आगे, मैं यही हूं, ठीक है? पढ़ाने की गति को लेकर नहीं सवाल करो यार, हमें पढ़ाने दो बस, सब इस बात पे। यहां तक समझ में आया? ठीक है, क्लियर? आदित्य साहू क्या गलत है भाई? अच्छा सही भाई, बहुत सही, ठीक है। हाँ, तो आपको दो एग्जांपल याद करने हैं। क्लियर बेटा, आपको दो एग्जांपल याद करने हैं इसके, सिकल सेल एनीमिया। मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको ये चीज याद हो गई तो मैं आपको ये चीज लास्ट क्लास में बताई थी मैंने कि ब्लड ग्रुप एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का उदाहरण क्यों है, क्योंकि आईए और स्मॉल आई, अब मैं इस चीज को अगर ऐसे लिखूं तो आप बताओ क्या मैं सही लिख रहा हूं? आईए इज इक्वल टू आईबी, देखो मैं अलग पेज पे लिख रहा हूं, चलो देखो, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं तो बताओ मुझे समझ में आ रहा है? आईए इज इक्वल टू आईबी इज ग्रेटर देन स्मॉल आई। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो क्या आपको समझ आ रहा है? आई और आईबी का मतलब ये दोनों कोडोमिनेंस हैं, और ये दोनों इसके ऊपर डोमिनेंट है। हम ये लिख रहे हैं आईए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। बेटा जो बच्चे काऊ का, रोन कोट और ये सब एग्जांपल लिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में मुझे दिखाना कब पूछा गया, आपको समझ नहीं आ रही है अभी भी कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए रेलेवेंट है। अगर मैं इसमें बहुत डाटा पढ़ाऊंगा आपको नुकसान हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको समझ आएगी बात क्या हम कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर? सही है, सही है। आज का गोल स्टार्ट बेटा, तो गोल तो स्टार्ट है ऑलरेडी, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। यहां पे मल्टीपल एलील बाय मिस्टेक टाइप है, देख लो ध्यान से, आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा। 2018 का क्वेश्चन है, क्या क्या सही है भाई इसमें? तो ये एग्जांपल है मेरे पास, देख लो, डोमिनेंस का एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का ब्लड ग्रुप और मल्टीपल एलील, एक दो से ज्यादा एलील को मल्टीपल एलील कहते हैं। तो आंसर में मेरे पास ए, बी एंड सी आएगा। आपको समझ आ रहा है? हाँ, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं बेटा हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आपको एग्जांपल लिखवाते हैं, जैसे हम एग्जांपल्स वो लिखवाते हैं जो आपको नीट में आएगा। उन एग्जांपल जैसे दो एग्जांपल आ सकते हैं आपको कोडोमिनेंस के, एक आ सकता है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, दूसरा आपको पूछ सकता है इसका एग्जांपल जो मैंने क्या लिखा बेटा अभी आपको, ब्लड ग्रुप, बस यही आएगा, ठीक है? क्लियर? हाँ, तो कृपया वो बनाए रखें, पेशेंस, और ध्यान से सुने। चलिए आ जाओ भाई जरा, देख लो, F1 इंटरमीडिएट ऑफ बोथ पेरेंट। आपको डेफिनेशन पहचानने में गड़बड़ ये होगी बस, F1 रिजेंबल बोथ पेरेंट, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप एग्जांपल याद कर लो, एग्जांपल याद कर लो। क्लियर? हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है? चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, मल्टीपल एलील पढ़ाने जा रहा हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे आंसर करना अपना दिमाग लगा के, ठीक है? देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मैक्सिमम, क्वेश्चन ये है, इसका क्रॉस करा रहे हैं F2 में, वैसे तो दो फिनोटाइप आते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल फिनोटाइप कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल फिनोटाइप कोई बताओ, मैक्सिमम पॉसिबल फिनोटाइप कितने हो सकते हैं? मान लो मैं कहता हूं वैसे तो दो आते हैं, अगर कोई और क्रॉस लेता हूं ऐसा ही, तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल फिनोटाइप कितने हो सकते हैं? सोचो, दिमाग लगाना बेटा, हमेशा याद रखना, मैक्सिमम पॉसिबल फिनोटाइप किसी भी केस में कैन बी इक्वल टू जीनोटाइप। तीन हो सकते हैं, मैक्सिमम तीन हो सकते हैं, समझो ध्यान से, मैक्सिमम पॉसिबल फिनोटाइप कैन बी इक्वल टू जीनोटाइप, ऐसा हो सकता है, ठीक है? फिनोटाइप चार नहीं आ सकते बेटा कभी भी। आपसे मैं यही तो नहीं समझा, आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरी बात समझ जाए, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ फिनोटाइप या टाइप ऑफ फिनोटाइप कैन नॉट बी ग्रेटर देन टाइप ऑफ जीनोटाइप। अगर ये स्टेटमेंट समझ पा रहे हो तो जेनेटिक्स आई आपको तक। सोचो ध्यान से बेटा, सोचो इस बात को, सोचो, एक लिमिट अगर मैं लगा दूं, एक लिमिट में लगा दूं, तो मैं ये कहूंगा कि फिनोटाइप कभी भी जीनोटाइप की संख्या को क्रॉस नहीं कर सकता। सोच लो इस बात को, उसके बराबर आ सकता है, उसके बराबर आ सकता है। जैसे मान लो मैं कहूं कि किसी डायहाइब्रिड क्रॉस में मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप कितने आ सकते हैं? आप कहोगे 9 आ सकते हैं, ठीक है? क्लियर? अगर ये बात को नहीं समझ आया, घर बैठ के मेरी स्टेटमेंट ध्यान से सोचना कि फिनोटाइप की संख्या क्यों जीनोटाइप की संख्या को पार नहीं कर सकती, ठीक है? क्लियर? ये वो जेनेटिक्स का कांसेप्ट है जो बहुत सारे टीचरों को भी कंफ्यूज रखता है, तो कोई बात नहीं, आपने वो सीख लिया। आज हम मल्टीपल एलील पे बात कर रहे हैं, ये पहला कांसेप्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों ने बताया मुझे, ठीक है? मल्टीपल एलील आज के लिए नया कांसेप्ट, सुन लो ध्यान से मैं जो बताने वाला हूं। मल्टीपल एलील होता क्या है, क्या क्या पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, एक सेकंड देंगे बस, क्या क्या पॉइंट आपको दिमाग में रखना है मल्टीपल एलील पढ़ते हुए, ठीक है? क्लियर? ठीक है, क्या क्या चीजें हम ध्यान रखेंगे मल्टीपल एलील को, मतलब हम क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे मल्टीपल एलील को लेके, वो आपने मतलब इसमें समझना है। सुन लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मल्टीपल एलील का क्या मतलब होता है, पहले मैं एक डायग्राम बना रखा है उसको समझते हैं। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम राम है, ठीक है? राम नहीं रखते भाई, कोई और नाम रख देते, रमेश, एंड दिस इज हिज फ्रेंड सुरेश। जरा ध्यान से देखना जो बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये इनका पांचवा कितने क्रोमोसोम है रमेश में? ह्यूमन है भाई, 46 क्रोमोसोम है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है,
इसका ये फिफ्थ पेयर है, पांचवा पेयर है। यहां पर ब्लैक आई की एक जीन है, यहां ब्लू आई की जीन है, और इसकी आंखें ब्लैक है क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है। यहां ब्लू है और यहां ब्राउन आई है। सुरेश में उसकी आई ब्लू है, हो सकता है ब्लू ब्राउन पे डोमिनेंट हो, ठीक है। और ये भी उसके पांचवा पेयर का क्रोमोसोम है। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो कि इस लोकाई पर मेरे पास आई कलर की जीन है। आई कलर की क्या है? जीन है। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्लियर? अब सुनना ध्यान से, मैं जो बताने वाला हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं मल्टीपल एलील का क्या मतलब होता है। मल्टीपल एलील का मतलब होता है कि किसी भी कैरेक्टर की अगर दो से ज्यादा फॉर्म प्रेजेंट है, जैसे आई कलर एक कैरेक्टर है, उसकी दो फॉर्म कौन सी हो सकती थी? मान लो ब्लैक और ब्लू ही होती, लेकिन दो से ज्यादा है, ब्राउन भी है, तो उसे हम मल्टीपल एलील कहते हैं। मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है? बिल्कुल दिमाग में बिठाओ। मल्टीपल एलील का मतलब मोर देन टू टाइप ऑफ ट्रेट या एलील, मोर देन टू टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट फॉर एनी कैरेक्टर। और मैं अगर दो से ज्यादा की बात करूंगा तो मुझे कम से कम दो ह्यूमन में देखना पड़ेगा, दो ह्यूमन में देखना पड़ेगा कम से कम। तो मैंने यही चीज आपको बोल रहा हूं कि मल्टीपल एलील पॉपुलेशन में देखी जाती है। मल्टीपल एलील का मतलब है मोर देन टू टाइप ऑफ एलील फॉर एनी कैरेक्टर। इस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर के लिए दो से ज्यादा टाइप की एलील होगी। अब इसमें क्या सेम है? सुनना ध्यान से, क्या सेम है? क्रोमोसोम नंबर दोनों में, पांचवें क्रोमोसोम पे ही आई कलर है, तो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम है। दूसरा लोकाई सेम है। लोकाई समझ में पा रहे हो? दूसरा हमारे पास क्या है? लोकाई सेम है। लोकाई सेम है, कैरेक्टर सेम है, अलग क्या है? ऑर्गेनिज्म। तो कम से कम दो ऑर्गेनिज्म चाहिए आपको। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, अगर आपने समझा तो बताना मुझे। व्हाट इज मल्टीपल एलील? मल्टीपल एलील का मतलब किसी भी कैरेक्टर की दो से ज्यादा एलील होना। फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसी ऑर्गेनिज्म में तो दो ही हो सकती है। इसका मतलब आप इसको किसी पॉपुलेशन में, जनसंख्या में देखो, जब आप किसी पॉपुलेशन में देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपको यही मिलेगा कि दो से ज्यादा एलील प्रेजेंट है। इसका मतलब उसे हम मल्टीपल एलील कह रहे हैं। मल्टीपल एलील में क्या सेम है? क्रोमोसोम संख्या नंबर, पांचवें पे है तो दोनों में पांचवें पे है। क्या सेम है? लोकाई, इस लोकेशन पर ऊपर की तरफ लोकाई सेम है। क्या सेम है? कैरेक्टर। क्या अलग है? क्या अलग है? ऑर्गेनिज्म अलग है। एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। समझ आया? जल्दी बताओ बेटा। मोर देन टू पॉसिबल एलील हो सकती है लोकाई पर। यह है तो लोकाई, लोकाई इसे कह रहे हैं ना, पैरेलल। क्लियर? यहां पे क्लियर है बेटा? अब ये लोकाई वाले जो है, इनको पुराना लेक्चर देखना भी क्लियर। लोकाई मतलब लोकस पैरेलल लोकेशन। तो मैं मल्टीपल एलील को ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, देखो ध्यान से। मल्टीपल एलील का क्या मतलब हुआ? मल्टीपल एलील का मतलब ये हुआ मोर देन टू एलील ऑफ एनी कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, विच इज, अब क्या क्या सेम है? विच इज सेम फॉर मल्टीपल एलील, सबसे पहले, ठीक है, क्लियर? जिसको मजा नहीं आया भी आएगा, रुको, मजा भी आने वाला, सुन लो ध्यान से। विच इज सेम फॉर मल्टीपल एलील, क्या सेम है? लोकाई सेम है, लोकाई सेम है। बी, लोकाई, लोकाई समझ में आ रहा है? वो पैरेलल लोकेशन। बी, कैरेक्टर सेम है। सी, क्रोमोसोम नंबर सेम है। डी, मोर देन वन इंडिविजुअल रिक्वायर है। एक से ज्यादा इंडिविजुअल चाहिए, इससे कम में होगा नहीं। मोर देन वन इंडिविजुअल चाहिए बेटा, समझ लो इस बात को। लोकाई सेम है, कैरेक्टर सेम है, क्रोमोसोम सेम है, एक से ज्यादा इंडिविजुअल होगा तभी आप मल्टीपल एलील पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कोई भी कैरेक्टर ले लो, हेयर कलर ले लो, मान लो ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर, ब्लू हेयर, अलग अलग टाइप के कलर। तो अगर हेयर कलर की जीन सातवें क्रोमोसोम में आप पर है तो मेरे में भी सातवें पे होगी, उसी पोजीशन पर। लेकिन अगर मुझे मान लो दो से ज्यादा एलील की बात करनी है किसी पॉपुलेशन में, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा बेटा, इसका मतलब ये होगा कि मुझे कम से कम दो इंडिविजुअल देखने पड़ेंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है, टू स्टडी मल्टीपल एलील, टू स्टडी मल्टीपल एलील हाउ मेनी इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड? वन, मोर देन टू, कुछ भी, तो एटलीस्ट मोर देन वन, ठीक है। लोकाई सेम है, पांचवें क्रोमोसोम में आप पे भी वही, मेरे पे भी वही है। क्लियर है? ठीक, क्लियर बेटा? एक बार पानी पीने दो। असली कहानी अब है, अब ध्यान से सुनना कि एवोल्यूशन में कैसे हुआ था, ठीक है? हाँ, एक बार देख लो बेटा, अभी आएगा बेटा, फील आने वाला है, अभी तो फील आया कहां, ये देखो, ध्यान से सुनना। मल्टीपल एलील कैसे इवॉल्व हुई थी ये समझना ध्यान से। हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल एलील, ठीक है? अभी आएगा बेटा, आएगा मल्टीपल एलील पे। स्किन कलर मल्टीपल एलील का एग्जांपल नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ, सुन लो ध्यान से, आएगा अभी। अभी आपको एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम फोकस ले लो। चलो भाई, फोकस लेना है सबको। देखो, हमने क्या किया है? क्रोमोसोम ड्रॉ किया है। देखो, क्रोमोसोम ड्रॉ किया बेटा हमने, देखना ध्यान से। ये हमने क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है? ये हमने क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया, क्लियर? क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ये हमने क्रोमोसोम बना दिया। अब मान लो यहां भी कोई जीन नहीं है, यहां पर मेरा कॉन्सेप्ट समझना तो एकदम समझ आ जाएगा। मैं कैसे बता रहा हूं आपको मल्टीपल एलील कैसे इवॉल्व हुई थी, समझना ध्यान से। मान लो ये आपका 7th क्रोमोसोम है ह्यूमन का। कभी भी क्या होता है बेटा, मैं आपको एक चीज, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि कोई ना कोई कैरेक्टर की एलील फर्स्ट टाइम इवॉल्व होती है। जैसे मैं कहता हूं, ऐसा नहीं था कि नेचर में आई कलर की जीन पहले से रही होगी, मतलब बहुत पहले से, जब पृथ्वी बनी तब से रही होगी, नहीं, वो कहीं ना कहीं बेटा आई होगी ना फर्स्ट टाइम। तो हम ये कहते हैं कि मान लो आंख के रंग की, आंख के कलर की, ऐसा मान लो, अज्यूम करो कि फर्स्ट टाइम यहां पर जीन बनी है, फर्स्ट टाइम यहां पर जीन बनी आंख के रंग की, यहां बनी। और वो जो फर्स्ट टाइम बनी, वो कौन सी बनी? वो ब्लैक आई के लिए बनी। वो कौन सी बनी? मान लो ब्लैक आई के लिए बनी।
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मान लेते हैं कि 7वें क्रोमोसोम पे पहले वहां जीन नहीं थी, लेकिन एवोल्यूशन के दौरान जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं उसके द्वारा आंख की कलर की पहली जीन बनी। ऐसा मान लो, कुछ बच्चे नहीं मानेंगे तो मत मानो, तुम्हारी मर्जी, पर मैं कह रहा हूं मान लो। तो आपने ये माना कि 7वें क्रोमोसोम पर पहली बार आंख के रंग की ब्लैक आई की जीन बनी। कौन से पे बनी? 7वें में पहली बार। जो भी जीन पहली बार बनती है उसे वाइल्ड टाइप, जंगली टाइप की जीन कहते हैं। वाइल्ड टाइप बोलना एक रिप्रेजेंटेशन है, ये बताने के लिए कि ये सबसे पहले बनी थी और ये हमेशा डोमिनेंट होगी। ये हमेशा क्या होगी? डोमिनेंट होगी। तो आपको ये समझना है कि मान लेते हैं 7वें क्रोमोसोम पर आंख के रंग की पहली जीन बनी, जिसे हमने क्या नाम दिया? ब्लैक आई। अब समझो ध्यान से, मान लेते हैं फिर म्यूटेशन हुई। अब तो मानना पड़ेगा बेटा, अब तो समझ में आना शुरू होगा। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम मानते हैं कि फिर म्यूटेशन हुई हमारे पास उसी लोकेशन पर, और हमारे पास ब्लैक आई में म्यूटेशन होके, ब्लैक आई में देखो, मान लो आपके अंदर, मेरे अंदर 2000 लोगों में ब्लैक आई की जीन थी उस वक्त, और कोई थी नहीं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों में ब्लैक आई में म्यूटेशन होके पहली बार मेरे पास ब्लैक की जगह ब्लू आई बन गई, है ना, नीली आंख, ब्लू आई बन गई। तो ब्लू आई को म्यूटेंट बोलते हैं। म्यूटेंट हमेशा रिसेसिव होता है वाइल्ड टाइप पे। तो हमेशा समझ, आप देख लो लोकाई से मैं इसी लोकेशन पर हुई है, तो ब्लैक आई की म्यूटेशन से फिर क्या बनी मेरे पास? मान लो ब्लू आई बन गई, फिर ब्लू आई में भी म्यूटेशन हुई, और हो सकता है उससे मेरे पास क्या बन गई? ये वाली जो बन गई यहां पर, ये बन गई मेरे पास ब्राउन आई। आप समझो ध्यान से, ब्राउन आई बन गई। अच्छा मैं एक चीज और समझ रहा हूं यहां पर, ये मान लो इंडिया में चल रही थी एवोल्यूशन, हो सकता है किसी और कॉन्टिनेंट में मेरे पास ये जो थी उसी लोकेशन पर मेरे पास कौन सी आ गई भाई? ग्रे आई आ गई, और ग्रे में म्यूटेशन होने से हो सकता है ग्रीन बन गई हो सकता है क्या बन गई बेटा? ग्रीन बन गई हो। आप समझो ध्यान से, ये ग्रीन बन गई हो। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, बस कांसेप्ट समझो क्या मैं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी भी कैरेक्टर की जो फर्स्ट टाइम एलील आती है उसे वाइल्ड टाइप कहते हैं। हमेशा क्या होता है? वाइल्ड टाइप डोमिनेंट होती है। उसी की म्यूटेशन से एक रिसेसिव बन सकती है जो म्यूटेंट कहलाती है। सारी म्यूटेंट है, दीज ऑल आर म्यूटेंट। वाइल्ड टाइप इन सब पर डोमिनेंट होता है, लेकिन जब म्यूटेंट बनती है वो आपस में अलग अलग बिहेवियर शो करती है, वो हम देखेंगे। तो हमने कहा मान लो 7वें क्रोमोसोम पर पहली बार आंख के रंग की एलील बनी जो ब्लैक आई थी, उस ब्लैक आई में म्यूटेशन करवा के, कहां कैसे म्यूटेशन हुई? नेचर में, एनवायरमेंट की वजह से। हो सकता है कुछ लोगों में ब्लू आई बन गई हो, कुछ में ग्रे बन गई हो, ग्रे से म्यूटेशन से ग्रीन, ब्राउन, ये बता रहे हैं। तो इसका मतलब नेचर में उस लोकाई पर कितनी एलील आ गई? एक, देख रहे हो टोटल, 1 2 3 4 5 एलील आ गई। तो उसी लोकाई पर अगर 2 से ज्यादा, अगर सिर्फ 2 रहती तो कोई बात नहीं, पर 2 से ज्यादा अगर बन गई तो हम कहेंगे मल्टीपल एलील हो गई। और मल्टीपल एलील की खास बात क्या होती है कि जो वाइल्ड टाइप होता है वो इन सब पर डोमिनेंट है। मतलब अगर ब्लैक आई के साथ ब्राउन आई आएगा तो आंख ब्लैक आएगी, लेकिन अगर ब्लू और ग्रे साथ में आ जाए किसी ह्यूमन में, ये दोनों क्रोमोसोम, तो उसकी आई अगर मान लो ब्लू आ जाए तो इसका मतलब ब्लू ग्रे पर डोमिनेंट है। ऐसा हो जाए कि एक आंख में ब्लू और एक में ग्रे आ जाए, मैं कहूंगा को डोमिनेंस है। तो इसका मतलब ये होता है कि वाइल्ड टाइप जो सबसे पहले बनी वो सब पर डोमिनेंट होगी, लेकिन जो म्यूटेंट बनी वो आपस में डोमिनेंस, को डोमिनेंस या इनकंप्लीट डोमिनेंस, तीनों में से कुछ भी शो कर सकता है। समझ लो ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे मल्टीपल एलील का एवोल्यूशन कहते हैं। तो मल्टीपल एलील के लिए पहले हम एक स्टेटमेंट बोलते थे, मल्टीपल एलील्स इवॉल्व ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शनल म्यूटेशन एट डिफरेंट डायरेक्शनल म्यूटेशन ऑफ वाइल्ड टाइप। ऐसी स्टेटमेंट हम बोलते थे। अगर ये समझ नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा बताऊं। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अरे कुछ थोड़ा बहुत तो मजा आया होगा भी नहीं। मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं कि वाइल्ड टाइप सब पे डोमिनेंट है, लेकिन बाकी आपस में क्या शो करेंगे वो उन पे डिपेंड करता है जब वो साथ आएंगे। क्लियर है बेटा? लाइन रिपीट कर देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, मैं अंग्रेजी बहुत कम बोलता हूं, पर जब बोलूंगा तो पूरी लाइन सही से बोलूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि मल्टीपल एलील इवॉल्व ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शनल म्यूटेशन ऑफ वाइल्ड टाइप। ठीक है, क्लियर? जो अभी भी रो रहे हैं यार, कैसे करें बताओ, क्या बताएं आपको? ये तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो आप एक चीज समझो, मान लो आपके सबकी आंख की पोजीशन यहीं पर है ना, तो इसका मतलब आंख के पोजीशन की वाइल्ड टाइप ही है हमारे पास। पोजीशन की बात कर रहा हूं, कान की पोजीशन किसी कोई म्यूटेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि म्यूटेंट हो सकता है सर्वाइव ही ना करता हो, म्यूटेंट सर्वाइव भी करना चाहिए, समझो इसे। क्लियर? अब देखो आप याद करो, मैं आपसे कहता हूं कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें कितनी एलील है? 3 है ना, जिसमें आई ए और आई बी है और फिर स्मॉल आई है। तो हो सकता है वाइल्ड टाइप अब ना हो, आई ए और आई बी को डोमिनेंट शो कर रहे हैं और वो दोनों स्मॉल आई पर डोमिनेंट है। ठीक है, क्लियर? कुछ कह रहे हैं? लिख दो, लिख देता हूं बेटा। अरे लिख रहा हूं भाई, रुक जाओ। हम लिख रहे हैं मल्टीपल एलील evolve due to different directional mutation of wild type. Wild type dominant होती है, always first evolve होती है। फिर हम mutant word यूज करते हैं, mutant type recessive to wild type। अगर 2 mutant हैं, 2 mutant जैसे कि blue और brown ले लेते हैं, can show dominance, incomplete dominance and co-dominance। 2 म्यूटेंट है हमारे पास, वो क्या क्या शो कर सकते हैं आप देख सकते हो। क्लियर बेटा? देख सकते हो, ठीक है? ये शो कर सकते हैं आपस में डोमिनेंस हो सकता है, उनके बीच में इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकता है, को डोमिनेंस हो सकता है। मल्टीपल एलील के उदाहरण बता रहा हूं आपको। सबसे पहला एग्जांपल देखो मल्टीपल एलील का क्या है बेटा। मल्टीपल एलील का एग्जांपल क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो मल्टीपल एलील का एग्जांपल, मेरे पास एक तो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की 3 एलील है। कितनी एलील है? 3। कौन सी 3 है? आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, क्लियर है?
आप दिमाग में बिठाओ बेटा, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि मल्टीपल एलील में लोकाई सेम रहती है। अगर आप ये गलत कर गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लोकाई का मतलब उसी लोकेशन पर म्यूटेशन होनी चाहिए, इसलिए एलील बनती है। कभी भी फर्स्ट एलील, कभी मान लो, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस होती है, आपके अंदर भी, इकोलाई के अंदर भी। ये इस बात का प्रूफ है, हम कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं। इकोलाई के अंदर 2,500 जीन है, हमारे अंदर 30,000 जीन है। इसका मतलब नई जीन्स इवॉल्व होती है, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर की फर्स्ट टाइम जीन बनी होगी। जो फर्स्ट टाइम बनी उसे वाइल्ड टाइप कहते हैं। उसमें हो सकता है म्यूटेशन हो सकता है ना भी हो। अगर म्यूटेशन होती है, ध्यान से सुनो, म्यूटेशन होती है तो उसकी फिर वो क्या बनती है, म्यूटेंट एलील होती है। एक से ज्यादा अगर म्यूटेंट एलील हो उसी कैरेक्टर की तो फिर मल्टीपल एलील का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर? अब देखो जरा एक और बेटा एग्जांपल है इसका, ड्रोसोफिला का आई कलर। ड्रोसोफिला का आई कलर एक एग्जांपल है। उसमें रेड आई ड्रोसोफिला होती है बेटा। ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई कहते हैं, है ना। फ्रूट फ्लाई एक फ्लाई होती है जो फ्रूट से मिलती है। तो ड्रोसोफिला जो हमारे पास है बच्चे, आपको क्या याद रखना, उसकी आंख का रंग अलग अलग होता है। उसमें जो रेड आई होती है वो वाइल्ड टाइप है। उसके अलावा टोटल 15 एलील होती है बेटा, 15 एलील है। तो इसका मतलब हमारे पास 14 म्यूटेंट है। ये रेड आई वाइल्ड टाइप है, समझ लो ध्यान से। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? म्यूटेशन की डेफिनेशन किसी भी तरीके का बदलाव जो डीएनए में बदलाव हो जाए और वो इनहेरिट हो जाए। ठीक है, सो जा भाई, अजय सिंह कुशवाहा, सो जा, है ना। हाँ, नींद में आऊंगा पढ़ाने में, ऑनलाइन तो नहीं, नींद में जरूर कंटाप मारूंगा एक दो। मतलब सोने की बात कर रहा, पड़ेगा कौन भाई, है? ठीक है, हाँ, अब ध्यान से सुनो, मैं जो आगे की बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। हम क्या कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट, ये वो जो बच्चे जो कहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, देख लो क्या है, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप। आप जीनोटाइप की संख्या एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मुझे ये बताओ, ब्लड ग्रुप में कितनी एलील है? 3 एलील है। इसको n लिख दो। आपने पढ़ा था इसके जीनोटाइप कितने आए थे? जीनोटाइप आए थे 6। फॉर्मूला लगाओ ये। ठीक है, तो क्या 6 आ रहा है हमारे पास? तो आप जीनोटाइप निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। मल्टीपल एलील के केस में आप जीनोटाइप निकाल सकते हो। ठीक है, आप जीनोटाइप निकाल सकते हो, समझ लो ध्यान से। आप जीनोटाइप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मैं बता देता हूं बेटा, कैसे निकाल सकते हो। फॉर्मूला n(n+1/2). मान लो मैं आपसे कहता हूं टोटल मेरे पास, देखना ध्यान से बेटा, ये फॉर्मूला है टू फाइंड जीनोटाइप। टू फाइंड जीनोटाइप ये फॉर्मूला है बेटा। ये आपके सिलेबस में नहीं है एक तरीके से। टू फाइंड पॉसिबल जीनोटाइप, ये फॉर्मूला है। ये किसमें? इन केस ऑफ मल्टीपल एलील। देखो n बराबर में 3 था तो मेरे पास जीनोटाइप कितने आ गए? 6 आ गए। ठीक है, जरा मुझे बताओ, क्वेश्चन करो। इफ टोटल जीनोटाइप इज 28, गिव नंबर ऑफ एलील्स एट दैट जीन लोकाई। करो जरा, देखे कौन कर रहा है। मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये दे रखा है। करो, देखो, हाँ करो भाई, करो। कौन कौन क्वाड्रेटिक बना रहा है इसकी? करो जल्दी, कौन कौन क्वाड्रेटिक बना रहा है? महामकार हिट एंड रन करो, वैल्यू रख के देखो, 3 4 5 6 7, डायरेक्ट करो। हाँ 7 आएगा। जो महान बच्चा क्वाड्रेटिक बना रहा है कभी नहीं होगा जिंदगी में। 7 वैल्यू रख के देखो, आ जाएगा। मतलब n की वैल्यू 7 रखोगे, आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल से करो। आपको बायो में क्वाड्रेटिक नहीं बनवाएगा, आपको इतना दिमाग होना चाहिए। अरे समझ आ गया मैंने सिर्फ। अच्छा, मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मल्टीपल एलील का मतलब लोकाई से में, कैरेक्टर से में, एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म देखना पड़ेगा, समझ लो मेरी बात। और 2 से ज्यादा एलील होनी चाहिए। वैल्यू निकालने के लिए आप देखो, मैं आपसे पूछता हूं, अगर 2 ही एलील हो तो भी तो आप ये फॉर्मूला रख के 3 जीनोटाइप निकाल लोगे। मान लो 2 एलील लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल केस में होता है, तो भी 3 आ जाएगा n(n+1/2) से। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला एक। हाँ ठीक है ना, ठीक है। पर बेटा ये आएगा नहीं मेरे से। अगर आप पूछोगे, देखो यही चीज आपको समझ नहीं आती है, ये आएगा नहीं क्योंकि ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते नीट में। नीट में अगर आपको आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है लोकाई एक से ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि नीट में आपसे बायो में न्यूमेरिकल क्यों करवाएगा? वो पागल है बेटा, आप सोचो खुद से। ऐसे क्वेश्चन नहीं कराता है बायो में न्यूमेरिकल, या क्वेश्चन सिर्फ हार्डी विन पर के आते रहे, इसके अलावा किसी टॉपिक के नहीं आते। ठीक है, हाँ आप समझो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। बच्चे जो मेरे से बोलते हैं कि सर कुछ और ऐसा इंटरेस्टिंग डजंट मीन कुछ मैं ऐसा करा दूं जो किसी और ने आपको नहीं कराया। इंटरेस्टिंग का मतलब है मैं वही चीज आपको ऐसे कराऊं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ये इंटरेस्टिंग का मतलब। क्लियर? हाँ, ये सब क्वेश्चन होते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको क्रॉस के क्वेश्चन सिखाए ना, आप ऐसे क्रॉस के क्वेश्चन बना के सामने बगल वाले को परेशान करने के लिए होते हैं। जैसे हम लोग आपको बताते हैं, हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते हैं, तो हम जब पढ़ाते हैं उन्हें तो क्या करते हैं, जैसे कुछ हमारे से पढ़ के गए, कुछ अलग तरह की कोचिंग से भी पढ़े हुए हैं, तो उनको ऐसे क्वेश्चन कुछ करा देते हैं। वो जाते हैं अपने बगल वाले को, मतलब रात में दे देते हैं, रात भर लगा रहता है, क्या किया क्या किया। ये वो क्वेश्चन होते हैं, और एग्जाम वाले नहीं होते, है ना। हाँ ठीक है बेटा, बहुत सही। आज क्लियर टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट। देखो क्या हमारे पास कोई क्वेश्चन है जो मल्टीपल एलील के लिए है? हाँ यार देखो भाई, पढ़ लो। ये क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन हमारे पास वो आते हैं जो आपके सामने है। देखो भाई, करो क्वेश्चन। मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम एट डिफरेंट लोकाई ऑन सेम क्रोमोसोम। क्वेश्चन ये आएंगे, वो नहीं आएगा जो बताया अभी। कुछ को भी नहीं समझ। ये दूसरा गलत क्यों है? दूसरा इसलिए गलत है, देख लो, ये यहां है। ठीक है, ये कह रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो अलग क्रोमोसोम का भी हो सकता है, यहां भी और यहां भी, ऐसा भी हो सकता है। डिफरेंट क्रोमोसोम मतलब एक यहां एक यहां, ऐसा भी होता है। एट डिफरेंट लोकाई भी नहीं होगा। ए आएगा भाई, ए इतनी देर से पढ़ा हूं, ये आएगा। तो इसमें इतनी बात से आपको ये समझ में आना चाहिए कि
वो पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आता है। ये वाला देखो भाई, ये वाला कुछ भी लिख रहे हैं शाबाश, नॉन सिस्टमैटिक लिखा है यार, सिस्टमैटिक में आएगा, करो ये वाला। हाँ देखो भाई, यही तो समझा रहा हूं आपको। देखो ये तो नहीं होगा वन एलील डोमिनेंट ऑन अदर, ये तो नहीं होगा एलील दैट इज रिसेसिव टू ईच अदर, ये भी नहीं होगा। अभी आपको टाइटली लिंक वाली बात पता नहीं है, लेकिन ये आपने पढ़ लिया है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज आपको समझा रहा हूं, हमें वही करना है जो आता है आपके सामने। बेटा पढ़ लो ध्यान से, ये वाला, ये जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी वाला। इसमें F2 जनरेशन इन मेंडेलियन क्रॉस शो दैट बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, इट इज केस ऑफ, क्या रहा भाई, कर पा रहे हो? मुझे नहीं लगा कोई बहुत मुश्किल आ रखा है आपके लिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ना कि बहुत ज्यादा रटने वाले। ठीक है, क्लियर? ये भी कर सकते हो, इस साल का क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हो फर्स्ट, ये साल का बेटा। रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग, रॉन्ग पूछा है। देख लो भाई, 3 एलील होती है, सही है। आई शुगर नहीं बनाता, ये सही है। आई ए आई बी दी एक्सप्रेस, यहां गलती है, यह आएगा आंसर। अब किसी पर्सन में ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, 2 ऑफ द 3 एलील, देख लो ध्यान से। ये लिखी लाइन, जो बच्चे कह रहे हैं बाहर से आता है, देखो, ईच पर्सन पोजेस एनी 2 ऑफ द 3 एलील, ये लिखी वो लाइन जो आपको बता रहे थे। ठीक है, हाँ, अब अपना दिमाग सही रख के प्रॉपर पढ़ो, कॉन्सेप्ट सही रखोगे, आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, और जल्दी आप प्लियोट्रॉपी समझेंगे, प्लियोट्रॉपी समझेंगे बेटा। ठीक है, प्लियोट्रॉपी समझ रहे हैं, ध्यान से सुन लो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बेटा। प्लियोट्रॉपी को समझेंगे, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, ये एक और डेविएशन है मेंडलिज्म की। मेंडलिज्म की ये एक और डेविएशन है, इसको समझेंगे हम पहले। पर इसको समझने से पहले मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, उस डायग्राम से फिर मैं प्लियोट्रॉपी को समझा पाऊंगा। ठीक है, डायग्राम क्या है इसको समझना हमने, डायग्राम क्या है बहुत ध्यान से समझना है। ये एक सेल है, मान लो सेल एक तरह की कोशिका है, सेल है हमारे पास, ये इसका न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, यहां पर मेरे पास ये क्रोमोसोम है, मान लो यहां पर एक जीन है जिसका नाम मान लो कैपिटल ए, यहां स्मॉल ए मान लेते हैं। प्लियोट्रॉपी समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। इस ए ने साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन बनाई, ये प्रोटीन है बेटा। तो हम यहां पर ये चीज लिख रहे हैं आपको कि ए जो है, जीन ए प्रोड्यूस प्रोटीन। अब ये प्रोटीन एक एंजाइम है जो ए को, जो क्या कर रहा है बेटा, किसी एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट P1 में। इस P1 का इफेक्ट आता है, कुछ इफेक्ट का मतलब होता है फिनोटिपिक इफेक्ट। फिर इस P1 से P2 बनता है, इस P2 का एक अलग इफेक्ट आता है, P2 से P3 बनता है, इसका अलग इफेक्ट आता है। फिर से समझो, दोबारा समझेंगे। हमने लिखी एक जीन जिसका नाम ए है, इस जीन ने एक प्रोटीन बनाई जो कि एक एंजाइम है। ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जिसका एक इफेक्ट आता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जिसका अपना एक इफेक्ट आता है। वो इफेक्ट के बाद P1 कन्वर्ट होता है P2 में, फिर दूसरा इफेक्ट आता है, P2 कन्वर्ट होता है P3 में, इफेक्ट 3 आता है। मतलब 3 अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं और ये कन्वर्जन चल रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो जीन ए है, इस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, क्योंकि इस जीन की वजह से मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट कंट्रोल हुए हैं। क्योंकि ये उस प्रोसेस में स्टार्टिंग का एंजाइम बना रहा है, जिस प्रोसेस में देखो ये आपस में जुड़े हुए रिएक्शंस है जिन्हें आप मेटाबॉलिक पाथवे कहते हो, आपस में जुड़े हुए केमिकल रिएक्शन जिन्हें आप मेटाबॉलिक पाथवे कहते हो। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मान लो एक जीन है जिसने एक एंजाइम बनाया, उस एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, उस प्रोडक्ट का अपना एक फिनोटिपिक इफेक्ट हुआ, फिर उसका फिनोटिपिक इफेक्ट के बाद फिनोटिपिक इफेक्ट सेकंड हुआ, फिर उसके बाद अलग प्रोडक्ट बना और इफेक्ट आया। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि प्लियोट्रॉपिक जीन वो जीन होती है जो किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे के शुरुआती एंजाइम का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है। इन केस अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये सारे इफेक्ट नहीं होंगे। ऐसी जीन जिसके मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मली मेंडल ने कहा था कि एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करती है, लेकिन अगर एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल करे, एक से ज्यादा इफेक्ट को कंट्रोल करे, उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। तो वी हैव टू डिफाइन प्लियोट्रॉपी, वी नीड टू यूज दिस स्टेटमेंट, प्लियोट्रॉपी इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस व्हेन जीन ऑफ वन लोकाई कैन हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस जीन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक पाथवे इनिशियली। समझो इस बात को, मतलब ये जीन उस मेटाबॉलिक पाथवे में शुरुआत में है, इसीलिए वो मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट शो कर रही है। क्लियर हो गई बात? बहुत सही, कुछ कह रहे हैं सबस्ट्रेट बेटा वो होता है जिससे प्रोडक्ट बनता है। तो हम प्लियोट्रॉपी को लिख रहे हैं, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, व्हेन जीन ऑफ वन लोकाई, जीन ऑफ
वन लोकाई, हिंदी में भी बोलेंगे जब जीन एक लोकाई की कैन हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। अगर एक जीन का एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट होगा उसे प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, मेंडल के अकॉर्डिंग एक जीन कंट्रोल वन इफेक्ट, बट इन प्लियोट्रॉपी वन जीन कंट्रोल मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट। ठीक है, बताओ जल्दी से। मेंडल ने कहा था एक जीन का एक इफेक्ट होगा, प्लियोट्रॉपी कहती है एक जीन का एक से ज्यादा इफेक्ट होगा। ऐसा कैसे होता है? मान लो ये जीन जो है प्लियोट्रॉपिक, देखो जीन का नाम प्लियोट्रॉपिक जीन रख देते हैं, वो जीन किसी प्रोसेस में शुरुआत में इन्वॉल्व है। ठीक है, उदाहरण देता हूं, आपको समझ आ जाएगा, एग्जांपल से समझाऊंगा तो उससे आपको समझ आ जाएगा। इफेक्ट का मतलब मैं बता रहा हूं बेटा। सुनील शर्मा सो जाओ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही। एग्जांपल से समझा रहा हूं, एक बार एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल देखो पहले जी, बिल्कुल एग्जांपल देते हुए, उदाहरण देते हुए देखेंगे सारे। ठीक है, उदाहरण बहुत ध्यान से देखेंगे, बिना मैसेज करे एकदम ध्यान से देखो। एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा, 1 मिनट लगेगा। हमारे पास एक अमीनो एसिड होता है, एक अमीनो एसिड ड्रॉ कर रहा हूं, अमीनो एसिड जो एसेंशियल है। एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब होता है जो हमें डाइट में चाहिए, उसका नाम है फिनाइल एलानिन। क्या नाम है? फिनाइल एलानिन नाम है। देखो मैं कैसे बना रहा हूं, यहां मैंने NH2 लिखा, CCOH, यहां मैंने H लिखा। अगर मैं यहां R की जगह CS3 लिखता हूं, इसे एलानिन कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? एलानिन कहते हैं। अभी CS3 की जगह एक हाइड्रोजन हटाओ, CH2 करो और इस पर ये फिनाइल ग्रुप लगा दो, तो दिस अमीनो एसिड इज नोन एज फिनाइल एलानिन। दिस अमीनो एसिड इज नोन एज फिनाइल एलानिन। इस फिनाइल एलानिन पर अगर मैं OH ग्रुप जोड़ दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं OH ग्रुप जोड़ दूं, कहां जोड़ूंगा देखना ध्यान से। मैं इस पे अगर OH ग्रुप जोड़ दूं इस पोजीशन पर, जिसे तुम शायद पैरा पोजीशन बोलते हो, तो इसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? इसे हम बोल देते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड। आप समझो ध्यान से, ये हमने टायरोसिन अमीनो एसिड लिख दिया बेटा। ये कौन सा लिख दिया? टायरोसिन लिख दिया। समझना ध्यान से, ये वाला अमीनो एसिड हमारे पास जिसका नाम टायरोसिन है, वो किससे बनता है? फिनाइल एलानिन से। इसका मतलब ये हो गया कि ऑन फिनाइल एलानिन इफ OH ग्रुप, पहले समझ लो पूरा फिर बोलना, ग्रुप इज एडेड देन टायरोसिन फॉर्म। ये काम एक एंजाइम करता है। ये एंजाइम ये काम करता है। ये काम कौन करता है? एंजाइम। ये OH ग्रुप जोड़ने का काम एंजाइम करता है। इस एंजाइम का नाम हाइड्रोक्सिलेज है। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। पूरा नाम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम एक जीन से बनता है। तो ये जीन इस एंजाइम को बनाती है। मैं रिपीट करूंगा, ये एक जीन है, ये एक जीन है जो इस एंजाइम को बना रही है। ये एक जीन है जो इस एंजाइम को बना रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर मेरे पास ये अमीनो एसिड है जिसका नाम फिनाइल एलानिन है। फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट किया जाता है। टायरोसिन एक अमीनो एसिड में है जहां पर यहां OH ग्रुप लग जाता है। टायरोसिन करता क्या है, इससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। टायरोसिन का काम होता है कि वो T3 एंड T4 जिसे थायरोक्सिन अमीनो एसिड कहते हैं, वो सॉरी थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, वो बनाए। उसके अलावा क्या करता है? ये बनाता है एक और हार्मोन, एड्रेनलिन। आपने नाम सुना है? इसके अलावा ये बनाता है बेटा एक और चीज जिसे हम कहते हैं मेलानिन। आपने ये भी नाम सुना हुआ है, मेलानिन। स्किन में पिगमेंटेशन देता है। मेलानिन बेटा स्किन, हेयर और आई में पिगमेंटेशन देता है। अब यहां से अगर इतनी बात समझ आई तो मैं आगे की बात बोलने जा रहा हूं जो आपको समझ आनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट करूंगा, हमारे पास एक अमीनो एसिड है जिसका नाम फिनाइल एलानिन है। फिनाइल एलानिन पर OH ग्रुप जोड़ने से अमीनो एसिड टायरोसिन बनता है। ये टायरोसिन 3 से 4 चीजें बना सकता है। डोपामिन भी बनाता है, डोपामिन भी आपने सुना हुआ है। ये 4 चीजें बनाता है। अगर मैं आपसे कहूं किसी कारण से ये एंजाइम अगर ना बने तो ये चारों चीजें नहीं होंगी। अगर ये चारों इफेक्ट हैं तो ये चारों गायब हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जीन जो ये एंजाइम बना रही है, ये जीन एक प्लियोट्रॉपिक जीन है। तो एनसीईआरटी इस बात को लिखती है, प्लियोट्रॉपी में, प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल बताती है, डिजीज होती है, जेनेटिक बीमारी होती है जिसका नाम फिनाइल कीटोन यूरिया होता है। उस बीमारी में ये एंजाइम नहीं बनता, ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता। उस वजह से काफी सारे सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि हम आपको यही पढ़ा रहे हैं कि प्लियोट्रॉपी वाली जो जीन होती है, प्लियोट्रॉपिक का मतलब एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट कंट्रोल करने वाली जीन किसी भी पाथवे में, किसी भी पाथवे मतलब ये पूरा रिएक्शन का पाथवे है, उसके स्टार्टिंग में इन्वॉल्व होती है। अगर वो जीन स्टार्टिंग से गायब कर दोगे तो बहुत सारे सिम्टम आएंगे जिन्हें हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो फिनाइल कीटोन यूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ये वाली जीन नहीं होती और इस वजह से ये नहीं बन पाता। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वाई ये प्लियोट्रॉपिक का कैसे एग्जांपल है, ध्यान से सुनो। दिस जीन इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन क्योंकि ये इस रिएक्शन के स्टार्टिंग में इन्वॉल्व है। इसकी प्रेजेंस की वजह से इतनी सारे इफेक्ट आ रहे हैं, ये सारे इफेक्ट आ रहे हैं, और अगर इसकी एब्सेंस होगी तो इसके सारे सिम्टम्स आएंगे। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ये प्लियोट्रॉपिक जीन है, प्लियोट्रॉपिक जीन है। कुछ समझ आया? बताओ जल्दी से। आई का बायोमोलिक्यूल है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सुन लो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है प्लियोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर जीन के एक से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है इसको सिंपल टर्म में मैं आपको दिखा रहा हूं, सिंपल टर्म में दिखा रहा हूं, पहले समझ लो पूरी बात। हम यहां पर यही तो पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया तो आपको, जिसको नहीं आया दोबारा देखेंगे। एक बार डायग्राम देखो मैं क्या कह रहा हूं। फिनाइल एलानिन से आप टायरोसिन बना रहे हो, टायरोसिन बना रहे हो। यहां आपको एक एंजाइम की जरूरत है। ये एंजाइम किसी डीएनए ने बनाया है, ये जीन ने बनाया है। इस जीन को आप प्लियोट्रॉपिक जीन कह रहे हो क्योंकि ये जो टायरोसिन है ये थायरोक्सिन हार्मोन बना रहा है जिसका नाम T3 एंड T4 है। ठीक है, इसके अलावा मेलानिन बना रहा है, और क्या बना रहा है? डोपामीन, और क्या बना रहा है? एड्रेनलिन, है ना। ये सारा काम कर रहा है एड्रेनलिन, ये सारा काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये प्लियोट्रॉपिक जीन ये एंजाइम बना रही है। हमने लिखा एक बीमारी है जिसका नाम PKU है, जिसे हम फिनाइल कीटोन यूरिया कहते हैं। अगर इस शब्द का मतलब समझो आप तो आप ये कहोगे कि यूरिन में
फिनाइल कीटोन आता है। मतलब ये देखो, मैं आपको कहता हूं, मान लो ये एंजाइम नहीं है, मान लो ये रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं कहता हूं फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? ब्लड में फिनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ जाएगी, अमाउंट बढ़ जाएगा, टायरोसिन का कम हो जाएगा। तो टायरोसिन का कम होने से मेलानिन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, तो हो सकता है स्किन और हेयर में पिगमेंट कम हो जाए। समझ आ रहा है? मान लो अगर ये एंजाइम नहीं है तो फिनाइल एलानिन बढ़ जाएगा। अच्छा, फिनाइल एलानिन एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अमीनो अम्ल है। किसी भी अमीनो एसिड के ज्यादा होने से उसका अमीनो ग्रुप छीन लेता है लिवर। लिवर जैसे ही छीनता है तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कीटोन बॉडीज कहते हैं। लिवर जब अमीनो ग्रुप छीनता है, कीटोन बॉडीज बना के ब्लड में डाल देता है और वो फिर पूरे ब्लड में घूमता है। किडनी उसको फिल्टर करके बॉडी के बाहर फेंक देती है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे पास ये जीन में म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये एंजाइम नहीं बनता, फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाता है और उसको एक कीटोन बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो यूरिन में आता है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया का मतलब हमारे पास यूरिन में फिनाइल कीटोन का आना, मतलब एक ऐसा कीटोन जिसपे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और वो कीटोन कैसे बनता है? अमीनो ग्रुप निकाल के। क्लियर? अब मान लो अगर आपसे कहें सिम्टम क्या आएगा, फिर पीकेयू क्या होगा बेटा? इसमें क्या होगा? इफ हमारे पास हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है तो क्या ज्यादा हो गया? हाँ, इसके आगे नहीं पढ़ा बेटा, ये तो पूरा समझ लो ना। क्या ज्यादा हो गया? मैं खुद नहीं पढ़ा पाऊंगा बच्चे, मैं थका हुआ, मुझे कुछ आज वो वैक्सीन लगवाया है, वैसे थका हुआ मैं। ठीक है, मेरा चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया घूम रही है। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि आपकी एक आध क्लास आज नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने फिर नहीं कैंसिल किया, नहीं तो थोड़ा चिड़िया घूमता है। हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा। फिनाइल एलानिन बढ़ जाएगा, टायोसिन कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है, क्लियर, सुनो ध्यान से। तो फिनाइल एलानिन एक्सेस होगा, ये कन्वर्ट होगा फिनाइल, फिनाइल किसमें बेटा? हाँ, फिनाइल पाइरुवेट में। और ये यूरिन में ये किसमें होगा बेटा? यूरिन में एक्सक्रीट होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, समझ लो ध्यान से। ठीक, क्लियर? ध्यान से देखो बेटा, तो यूरिन में एक्सक्रीट होना फिनाइल कीटोन यूरिया कहलाता है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिनाइल कीटोन यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, जिसमें प्लियोट्रॉपी का मतलब एक सिंपल टर्म में समझो कि अगर आपके पास एक से ज्यादा, ध्यान से देखो बेटा, प्लियोट्रॉपी का मतलब एक सिंपल टर्म में आप समझ सकते हो। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकंड तो बस देखो। फिनाइल कीटोन यूरिया जो है पीकेयू कहते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होगा बेटा? हमारे पास मेलानिन, मेलानिन क्या होगा हमारे पास? मेलानिन हमारे पास, आप देख रहे हो, मेलानिन कम हो जाएगा और स्किन पिगमेंटेशन डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर? हाँ, दूसरा बेटा, मेलानिन डिक्रीज कर गया और क्या होगा बेटा? उससे क्या होगा? स्किन पिगमेंटेशन डिक्रीज करी। फिनाइल कीटोन आएगा यूरिन में, यूरिन में अपीयर होगा। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नहीं कराना आपको। ठीक है, ठीक। हाँ, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं अगर आप मेरी बात समझ पाए हो, देखो ए कन्वर्ट होता है बी में, इसका अपना कोई इफेक्ट है। बी कन्वर्ट होता है सी में, उसका भी इफेक्ट है। और सी कन्वर्ट होता है डी में, उसका अपना इफेक्ट है। यहां एंजाइम E1 है, E2 है, E3 है। हम ये कह रहे हैं कि जो जीन E1 बना रही है, ये प्लियोट्रॉपिक जीन है, क्योंकि प्लियोट्रॉपिक जीन इन एनी मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्टिंग में आएगी। ये बात समझ लो बस। एनी मेटाबॉलिक पाथवे किसमें आएगी? स्टार्टिंग में, कम इन स्टार्टिंग। क्लियर? ठीक है, हाँ, तुमसे सारी बात बता दूं मैं, है? फिनाइल का स्पेलिंग देखो, सही तो है? ठीक कर लेना यार, स्पेलिंग के लिए थोड़ी हूं मैं। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा, ये इतना ही करेंगे आज, है ना? ठीक है, यहीं पे रोके। अरे फिनाइल की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा। क्लियर? क्लियर? रेसिप्रोकल क्रॉस वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इतना कर लो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहां से आगे। ठीक है, दो तीन चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, यहां तक आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। अभी एक पार्ट बाकी है बीच में कि कोई एलील डोमिनेंट क्यों होती है, रिसेसिव क्यों होती है, वो मैं पढ़ाऊंगा। फिनाइल कीटोन यूरिया बताना तो आपको बता दिया मैंने। इसके बाद बेटा जीन इंटरेक्शन पे एक क्लास शायद और लगेगी, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे क्रोमोसोमल थ्योरी में। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चीजों को प्रॉपर्ली कराएंगे आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लिया करेंगे आपको बताने के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू बेटा।